एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ है वास्तविक मान या अंकित मान। तो वास्तविक मान जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वास्तविक का मतलब क्या है, जो कभी ना बदले। वास्तविक मतलब रियल, जो चीज़ कभी ना बदले। तो ऐसे ही किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है उसे हम लोग वास्तविक मान या अंकित मान कहते हैं। तो किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है अंकित मान कहते हैं। जैसे दिया हुआ है 2, 3, 4, तो इसमें 2 का वास्तविक मान 2 हो जाएगा, 3 का वास्तविक मान 3, 4 का वास्तविक मान 4। मतलब कि हमें जो नंबर दिया रहेगा और जिस नंबर का वास्तविक मान पूछेगा हम लोग उसी नंबर को वैसे ही उतार देंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे दिया हुआ है 9, 6, 7, तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि 9 का वास्तविक मान या अंकित मान बताइए, तो 9 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, 9। ऐसे पूछेगा 6 का वास्तविक मान बताइए तो 6। अगर 7 का वास्तविक मान पूछेगा तो 7। यानी कि किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलेगा उसे हम लोग अंकित मान कहेंगे। इसके आगे है स्थानीय मान। तो किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मतलब कि अगर जगह बदलेगी तो उसका मान भी बदल जाएगा, तो उसे हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थानीय मान। तो किसी अंक का वह मान जो स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। जैसे दिया हुआ है 4, 2, 8, 6, 3, 0, 1, 5 में इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। तो जैसे 5 यहाँ पे इकाई की जगह पे है, तो 5 में हम लोग इकाई का मतलब 1, तो 5 में हम लोग 1 से गुणा करवाएंगे तो 5 हमें 5 का स्थानीय मान मिल जाएगा। तो 5 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे, 5 जिस जगह पे है उसी अंक से गुणा करवा देंगे और हमें उसका स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 1 का अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो 1 दहाई की जगह पे है, तो 1 में हम लोग 10 से गुणा करवाएंगे तो 1 दहम्मा 10, तो 1 का स्थानीय मान 10। 0 का स्थानीय मान निकालने के लिए 0 सैकड़ा की जगह पे है तो 0 में 100 से गुणा करवाएंगे, यानी कि 0 का स्थानीय मान 0। 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3000 की जगह पे है, तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 में 1000 से गुणा करवाएंगे तो हमें 3000 3 का स्थानीय मान मिल जाएगा। ऐसे 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए 6 में हम लोग 10,000 से गुणा करवाएंगे तो 60,000 6 का स्थानीय मान मिल जाएगा। ऐसे ही 8 में अगर गुणा करवाना है तो 8 में हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख से गुणा करवा देंगे, तो इस तरह से हमें 8 लाख 8 का स्थानीय मान मिल जाएगा। ऐसे ही 2 है तो 2 में हम लोग 2 जो है 10 लाख की जगह पे है, तो 2 में हम लोग 10 लाख से गुणा करवाएंगे तो 20 लाख जो है ये हमें 2 का स्थानीय मान मिल जाएगा। ऐसे 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए 4 करोड़ की जगह पे है, तो 4 में हम लोग 1 करोड़ से गुणा करवाएंगे तो 4 करोड़ हमें 4 का स्थानीय मान मिल जाएगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें किसी अंक का स्थानीय मान निकालना, उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 5, 6, 8, 9 में 6 का स्थानीय मान, तो इसे हम दो तरीके से आप इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 लिखेंगे और 6 यहाँ पे देखिए किस जगह पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पे है, तो मतलब इसमें हम लोग 100 से गुणा करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 600। तो यानी 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 600। इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 9, 1, इसमें हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 लिख दीजिए और 3 के आगे कितना अंक है, 1, 2, 3, 3 अंक है, तो इसके आगे 3 0 लगा दीजिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे लिखा है संख्या 1, 2, 3, 4, 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग 3 का क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। 3 का क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। तो इसमें 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसमें 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिख देंगे और 3 किस जगह पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा का मतलब हम लोग इसमें 100 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो 300 जो है ये हमें 3 का स्थानीय मान मिल गया। अब लिखा है कि 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, तो हमें 3 का अंकित मान भी निकालना पड़ेगा। तो अंकित मान हमने बताया था कि अगर कोई अंक है तो उसे हम लोग वैसे ही लिख देंगे, तो 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 3, और अंतर का मतलब घटा देना है, तो 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ 9 और यहाँ 2, तो 297 जो है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
n अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएं। अगर हमें निकालना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं तो कैसे निकालेंगे। जैसे अगर आप लोग को बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, मान लीजिए जैसे कोई भी n अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या आप लोग को निकालनी है, तो n का जितना मान दिया होगा उतनी ही बार हम लोग 9 को लिख देंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी जितनी बार हम लोग को निकालना होगा उतनी बार हम लोग 9 को लिख देंगे। जैसे लिखा हुआ है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या है तो 5 दिया हुआ है, तो यानी कि हम लोग 9 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिख देंगे। ऐसे छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे और उसके बाद n-1 बार 0 लिख देंगे। जैसे दिया हुआ है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकीय है ना, तो सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे और 5 में से 1 घटा देंगे यानी कि 4 बार हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 4 बार क्या लिख देंगे, 0। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो अगर जितना हम लोग को निकालना, जैसे लिखा है जैसे 4 बार, अगर हम लोग को 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हम लोग 9 को 4 बार लिख देंगे। और अगर छोटी से छोटी निकालनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 अंक के छोटी से छोटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा, तो 3 बार हम लोग 0 लगा देंगे। तो ये 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दिया है हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति हमने आपको पहले पढ़ाया था। किस पद्धति को कहते हैं, ये हम लोग भारतीय प्रणाली को कहते हैं। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति किसे कहते हैं, भारतीय प्रणाली को। तो बताना है कि भारतीय प्रणाली में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, भारतीय प्रणाली में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक वाली बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए जैसे 4 अंकों की निकालना है तो हम लोग 9 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। 9 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। ऐसे ही अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें 1 लिखना है और उसके बाद n-1 बार 0। तो जब हम लोग 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, यानी कि हम लोग 3 बार लिख देंगे 0। अब हमें निकालना है कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 4 अंक वाली कितनी संख्याएं निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, उसमें से 1000 घटा देंगे। जो छोटी से छोटी संख्या आई है ना 1000, इसको घटा देंगे और उसमें 1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8999 प्लस 1 यानी कि 9000। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सन्निकट मान। तो जब हम किसी संख्या का वास्तविक या यथार्थ मान न लिखकर उसके निकट आधार वाली संख्या के रूप में मान लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सन्निकट मान कहते हैं। तो इस निकटतम मान को क्या कहते हैं, सन्निकट मान कहते हैं। यानी कि अगर कोई संख्या है तो उसे हम वास्तविक रूप में न लिखकर उसके निकट जो संख्या दी हो उसके आसपास मतलब निकटतम मान लिख देंगे तो उसको क्या कहेंगे, सन्निकट मान। सन्निकट संख्या के सन्निकट मान ज्ञात करते समय हम दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आदि स्थानों में निकटतम ज्ञात करते हैं। जैसे दिया हुआ 117, तो 117 का निकटतम दहाई में निकटतम, दहाई का निकटतम का मतलब क्या हुआ, इकाई दहाई। दहाई के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1, तो 1 और 7 17 हो जाएगा। और 17 किसके निकट है, 20 के निकट है, तो यानी कि दहाई में निकटन क्या हो जाएगा, 120। ऐसे ही 13,625 का हजार में निकटन करना है। तो हजार में निकटन करने के लिए हजार की जगह पे क्या लिखा हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार की जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि 3,625 जो है ये किसके निकट है, 4,000 के निकट है। तो इसलिए 13,625 का हजार में निकटन 14,000 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवा भाग 9,000 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटा, देखिए इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले ध्यान देंगे कि सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या दी हुई है 8,449। तो 8,449 जो है इसमें बताना है हजारवा भाग, जो हजारवा भाग है ये 9,000 होगा। तो लिया 8,449, ये जो है ये 8,000 के निकट होगा। देखिए यहाँ पे सब में 8 लिखा हुआ है, सारे ऑप्शंस में 8 लिखा हुआ है। तो
तो हम लोग इसके बाद वाला नंबर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा है, यानी कि 4 और फिर यहाँ पे भी 4 है, सी ऑप्शन में भी और बी ऑप्शन में भी 4 है। तो इसके बाद वाला नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ 4 है और यहाँ पे 9 है, तो हम लोग जानते हैं कि 4 और 9 में 4 छोटा है, यानी कि 8,449 जो है छोटा है। तो इसमें देखेंगे जो 8,449 है ये 8,000 के निकट है, जबकि हमें बताना क्या है कि वो 9,000 के निकट हो, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है, 8,499, ये सबसे छोटा हो जाएगा ए, बी और डी ऑप्शन में। तो जो 8,499 है ये किसके निकट होगा, ये जो है 8,499 ये भी 8,000 के निकट होगा, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके बाद जो छोटी संख्या है वो 8,500 है। तो 8,500 जो है ये 8, यहाँ पे देखेंगे सबसे भी जो ये यहाँ पे सैकड़ा की जगह पे 5 है। आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी 5 या 5 से अधिक लिखा हुआ है तो उसमें एक जुड़ जाता है, और अगर 5 से कम है तो उसमें क्या होता है, घट जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4 था तो ये 1000 वाली संख्या किससे 8,449 था, तो यहाँ पे ये जो 4 है ये 5 से कम था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 8,000 माना। अगर यहाँ और यहाँ पे 5 है तो इसलिए हम लोग इसको 9,000 के निकट मानेंगे। तो यानी कि 8,500 जो है ये 9,000 के निकट है, यानी कि ये जो हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी थी ये 8,500 तो हमें मिल गया है। अब देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो 9,000 के निकट हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 9,499, तो 9,499 जो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, पहले चारों ऑप्शन लेते हैं। अब यहाँ पे बचा ऑप्शन क्या था हमारा, ए और डी, क्योंकि बी और सी जो था ये छोटी से छोटी संख्या में ही फेल हो गया। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन बचा है ए और डी, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो 9,400 और 9,499 इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9,499। तो यहाँ पे जो 9,499 है, क्योंकि यहाँ पे 4 है और मैंने कहा जब 4 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 9,499 है तो ये 9,000 के निकट होगा। अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 5 लिखा होता, 500 लिखा होता तो ये 10,000 के निकट हो जाता। तो यानी कि ये 9,499 जो है ये भी 9,000 के निकट हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा है आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही अनंत तक। मतलब कि जिस चीज़ से हम लोग किसी वस्तु को गिनते हैं तो हम लोग एक से ही तो प्रारंभ करते हैं गिनना, तो इसीलिए वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं, तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि अगर हम लोग प्राकृत संख्याओं में 0 को भी जोड़ देंगे तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं, और 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में था 0, 1, 2, 3, 4। अब हमने 0 के साथ यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लिया, तो ये क्या बन गई, पूर्णांक संख्याएं। क्या बन गई, पूर्णांक संख्याएं। यानी कि अगर 1, 2, 3, 4 ये सब लिखा हुआ है तो प्राकृत संख्याएं हैं। अगर इसमें हम लोग 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्याएं हैं, और अगर हम लोग इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देंगे तो पूर्णांक संख्याएं हैं। नेक्स्ट है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब पूरी तरह से कट जाए और 0 शेष बचे, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 एक कम 2, 0, यानी कि यहाँ पे 2 से ये 2 पूरी तरह कट गया और यहाँ कितना शेष बचा है, 0। तो 2 हमारा सम संख्या है। ऐसे 4, तो 4 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे शेष 0 बचेगा, यानी 4 2 से पूरी तरह कट जाएगा और 0 शेष बचेगा। तो 4 भी क्या है, सम संख्या है। तो वे प्राकृत संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए और 0 शेष बचे सम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। नेक्स्ट क्या है, विषम संख्याएं। तो वे प्राकृत संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित ना हो और एक शेष बचे वो विषम संख्याएं कहलाती हैं।
जैसे कि एक, तो एक को अगर हम लोग 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 2 एक कम तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 1 है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग? 2 जीरोहियम जाएगा, तो 2 जीरोहियम कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर 1 शेष बचेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 से 1 पूरी तरह विभाजित भी नहीं हुआ और 1 शेष भी बच गया। तो 1 क्या है? विषम संख्या है। 1 क्या है? विषम संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम लोग 3 को देखते हैं, तो 3 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एक कम 2, और 3 में 2 जाएगा तो 1 शेषफल बच जाएगा, यानी कि 3 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ और 1 शेष बच गया। तो यानी कि 3 भी क्या है? एक विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है। इसी प्रकार से 1 3 5 7 9 11 11, उसके बाद 12 जो है 12 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसलिए 12 सम संख्या। उसके बाद 13 आएगा, 13 2 से विभाजित नहीं होगा तो विषम संख्या। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सारी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं और 0 शेषफल बचे सम संख्याएं कहलाते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती और 1 शेष बचता है उन्हें हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो या तो 1 से कटती हैं और या स्वयं से कटती हैं और उनके साथ साथ दूसरी संख्याओं से भी कट जाती हैं, उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो संख्याएं 1 से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं और दूसरी संख्याओं से भी कटती हैं, उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए है 4 है, तो 4 1 से भी कट जाएगा, 1 चौक 4, 1 के पहाड़े में 4 आता है ना, तो 4 1 से भी कट जाएगा। ऐसे ही 2 के पहाड़े में 2 बार पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, तो यानी कि 4 जो है ये 2 से भी कट जाएगा। ऐसे ही 3 के पहाड़े में 4 नहीं आएगा, यानी कि 4 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद 4 के पहाड़े में भी 4 आता है, यानी कि 4 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 4 1 2 4 से विभाजित है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो 4 6 8 9 10 ऐसे ही आगे जो संख्याएं एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से कट जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 है, तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, यानी कि 6 भी एक भाज्य संख्या है। इसके बाद लेते हैं 7। मान लीजिए 7, तो 7 जो है ये 1 से कटता है और उसके बाद 7 से कटता है, तो यानी कि ये भाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये और दूसरी संख्याओं से भी भाजित नहीं हो रही हैं। उसके बाद हम लोग 6 7 और 7 के बाद आता है 8, तो 8 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा, 6 से विभाजित नहीं होगा, 7 से विभाजित नहीं होगा और 8 से विभाजित होगा। तो 8 जो है 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य 4 और 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 8 भाज्य संख्या है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। तो 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, तो 2 जो है या तो 1 से कटता है और या तो 2 से कटता है और किसी से विभाजित नहीं होता है। जैसे हमने अभी 7 को बताया था, 7 क्या था? 1 से विभाजित हो रहा था और 7 से विभाजित हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 2 3 5 7 11 ऐसे ही और आगे भी हैं। ऐसे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या p/q के रूप में हो, जो संख्या p/q के रूप में हो और जहाँ q 0 ना हो, तो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। p/q का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, 3/4, और यहाँ पे जो 3/4 है यहाँ पे नीचे लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो जैसे 3/4 है, 17/79 है, ऐसे लिखा हुआ है 4.5, तो 4.5 परिमेय संख्या कैसे हुई? आप लोग सोच रहे होंगे ये तो p/q के रूप में नहीं लिखा है, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 4.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 45, और जब दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 1 लिखा है और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कि यहाँ 1 0 लग जाएगा और ये p/q के रूप में आ गया। तो यानी कि 4.5 भी एक परिमेय संख्या है।
इसके बाद अगला है अपरिमेय संख्याएं। अगला है अपरिमेय संख्याएं। तो जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में ना हो, जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में ना हो उसे हम लोग क्या कहें, और क्यू जीरो भी ना हो, यानी कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो तथा क्यू जीरो ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे अपरिमेय होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसको कट करके अपरिमेय लिख दीजिए, ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। तो यानी कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो और क्यू जीरो ना हो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, तो √2 को हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे √3, इसको भी हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे √4, तो अगर √4 है तो इसको हम लोग √4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो 2 हमारी एक परिमेय संख्या है, यानी कि √4 को हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं मानेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे √2, √3 के बाद √5, क्योंकि √5 को हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसके बाद अगला है पाई। पाई जो होता है इसको हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। पाई को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो पाई जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा है आप लोग को इस वीडियो में जो पढ़ाया गया है वो समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।